That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत के पूर्वी तट के पास बंगाल की खाड़ी में पानामा फ्लैग वाला कार्गो जहाज ओशन विनर डूब गया है। ओडिशा के पारादीप पोर्ट से आयरन और लेकर रवाना हुए इस जहाज पर चालक दल के 24 सदस्य थे, जिसमें एक बांग्लादेशी नाविक भी शामिल है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान चलाया। चालक दल के 2 चीनी सदस्यों को जीवन रक्षक नौकाओं से बचाया गया, जबकि 22 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 18 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी शामिल है। जहाज करीब 8 मिनट में डूब गया। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खोज अभियान जारी है। चीन देश की सीमाओं और तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली विशाल राष्ट्रीय रिंग रोड बना रहा है, जिसकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें G219 हाईवे शामिल हैं, जो तिब्बत और शिनजियांग से होकर भारत, भूटान और नेपाल की सीमाओं के करीब से गुजरेंगे। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह विवादित क्षेत्रों के पास सैन्य रसद पहुंचाने की क्षमता बढ़ा सकता है। अमेरिका ने भारत समेत करीब 40 देशों पर आरोप लगाए हैं कि वे चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में कहा गया है कि चीनी सामान को तीसरे देशों के जरिए रीलेबलिंग या मामूली प्रोसेसिंग के बाद अमेरिका भेजा जा रहा है। भारत को टीयर 1 में रखा गया है और पुणे, गुजरात, चेन्नई बेल्ट का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मैक्सिको, भारत और वियतनाम के जरिए 67 अरब डॉलर का सामान पहुंचा, जिसमें अमेरिका को 28 अरब का टैरिफ नुकसान हुआ। भारत ने कहा कि वह रिपोर्ट का अवश्य अध्ययन करेगा। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत और शेख हसीना पर सख्त रुख अपनाया है। बीएनपी के इस वरिष्ठ नेता ने पहले भारत से बांग्लादेश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान करने की अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने शेख हसीना का समर्थन किया, जो 2024 में सरकार गिरने के बाद भारत भाग गई। अब आलमगीर ने भारत को सबसे बड़ा पड़ोसी और मित्र बताया, लेकिन चेतावनी दी कि भारत की घरेलू राजनीति में बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी से संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। 78 साल की आलमगीर ने संसद में 255 वोट हासिल कर सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद को हराया था। शुक्रवार को ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले महीने के पहले सप्ताह में कोलंबो का दौरा करेंगे और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से बात करेंगे। पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, आपदा राहत और रक्षा उद्योग सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। श्रीलंका में पर्यटन से होने वाली आय इस साल के पहले 7 महीनों में 11.5% घटकर 179 करोड़ 67 लाख अमेरिकी डॉलर रह गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह 203 करोड़ 11 लाख डॉलर थी। जुलाई में भी आय घटी है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत देश बना हुआ है और कुल पर्यटकों में भारतीय यात्रियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, करीब 25% है। यानी वहाँ हर चौथा पर्यटक भारतीय होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के आंकड़ों के अनुसार रेमिटेंस में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में गिरावट जारी है। उधर भूटान की बात करें तो वहाँ पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चुनौती है पर्यटकों को पश्चिम सर्किट से आगे ले जाना। साल 2026 के पहले 6 महीनों में 1,49,141 पर्यटक आए, जो पिछले साल की तुलना में 48% ज्यादा है। जून में अकेले 25,195 आगमन हुए, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 17,814 यानी करीब 71% रही। ज्यादातर पर्यटक पारो, थिम्पू और पुनखा जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में ही रुकते हैं, जबकि मध्य पूर्वी और दक्षिणी भूटान में पर्यटन का हिस्सा बहुत कम है। उधर दक्षिणी अफ्रीका ने इस साल 1 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह संख्या 2025 में करीब 70,000 से बढ़कर कोविड महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी। दक्षिण अफ्रीकी पर्यटन के मुख्य परिचालन अधिकारी इस्माइल डाकरेट ने जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन बैठक के दौरान कहा कि युवा और अनुभव चाहने वाले यात्रियों पर फोकस है।
वीजा प्रक्रिया आसान बनाने और हवाई संपर्क सुधारने के साथ केप टाउन और जोहान्सबर्ग से आगे वाइनलैंड्स गार्डन रूट जैसी जगहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।